ब्लू स्टार पर जब कयामत की वो खौफनाक आपदा आई तो पलक झपकते ही मानवता का नामो निशान मिटने लगा। 90% से ज्यादा आबादी खत्म हो गई और चारों तरफ सिर्फ निराशा का एक गहरा अंधेरा छा गया। आफत यही नहीं रुकी। 1 साल बीतते बीतते इस धरती पर कभी न खत्म होने वाली एक खौफनाक काली रात और अंतहीन बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। तापमान अचानक गिरकर जमाव बिंदु पर पहुंच गया और उसी हाड़ खंपा देने वाले सन्नाटे के बीच समुद्र के विनाशकारी दैत्य यानी भयानक आपदा जीव एक एक करके जागने लगे। मेरी किस्मत ने भी मेरा साथ नहीं दिया। दैत्यों के उस जानलेवा हमले में मारे जाने के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं दंग रह गया। मैंने खुद को कयामत आने से ठीक 100 दिन पहले के समय में वापस पाया। मुझे पुनर्जन्म मिल चुका था। इसी के साथ मेरे भीतर एक रहस्यमयी डोम्सडे लाइव स्ट्रीमिंग सिस्टम जागृत हो गया, जिसने मुझे 3 अनोखी और दैवीय शक्तियां दे दी। जब मैंने कयामत की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की तो टहलका मच गया। स्क्रीन पर कमेंट्स पागलों की रफ्तार से दौड़ने लगे और महज 3 दिनों के भीतर ही मेरे अकाउंट पर 50 लाख फॉलोअर्स की बाढ़ आ गई। लोग इंटरनेट पर हैरान थे कि यह एंकर आखिर कैसा राक्षस है जो रोजाना टिकटॉक की ट्रेंडिंग लिस्ट पर कब्जा जमाए रखता है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी मशहूर हस्तियों का भी ऐसा क्रेज नहीं देखा गया। कोई कह रहा था कि यह बंदा लाइफ हैक्स का उस्ताद है जिसने जीने के 50 नायाब तरीके सिखाकर कमाल कर दिया है। तो कोई लाइव रूम में काफी देर से टिके सर्वाइवल के बेताज बादशाह डेयर को देखकर चिल्ला रहा था कि क्या यह सचमुच सर्वाइवल किंग डेयर है। पूरे नेटिजन्स के बीच एक अजीब सी खलबली मच गई। हर कोई कहने लगा कि यह बंदा कितना ढाकड़ है, मुझे इसे तुरंत फॉलो करना होगा। देखते ही देखते टिकटॉक की ट्रेंडिंग लिस्ट पर मेरे एक वीडियो के व्यूज पागलों की तरह बढ़ते हुए पल भर में 10 मिलियन के पार निकल गए। स्क्रीन पर कोई नामी सेलिब्रिटी नहीं था, बल्कि लगभग 20 साल का एक नौजवान लड़का था जो बड़े ही मजाकिया और दिलचस्प अंदाज में मौत के मुंह से जिंदा बचने के गुर सिखा रहा था। उसके प्रोफाइल पेज को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा रहे थे, क्योंकि उसके पास न केवल जीने के 50 तरीके थे बल्कि गंदे पानी को साफ करने के भी 60 वैज्ञानिक तरीके मौजूद थे। उसकी हर वीडियो पर लाखों व्यूज आ रहे थे। सर्वाइवल गाइड के क्षेत्र में ऐसी दीवानगी वाकई बेहद दुर्लभ थी। होचिंग शहर के बाहरी इलाके में बने एक छोटे से किराए के कमरे में मैंने एक लंबी और गहरी सांस ली और गेमिंग चेयर पर पसर कर खुद को पूरी तरह ढीला छोड़ दिया। पिछले 3 दिनों से मेरी जिंदगी एक मशीन बन चुकी थी। मैं रोजाना 8 घंटे से ज्यादा लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और लाइव खत्म होते ही पागलों की तरह वीडियो एडिट करके पोस्ट करने में जुट जाता था। मेरी नींद 24 घंटे में मुश्किल से 4 घंटे हो पाती थी और खाने के नाम पर सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी का खाना या फिर इंस्टेंट नूडल्स ही नसीब हो रहे थे। आसपास के कुछ लोगों का कहना था कि महज एक लाइव के लिए इतनी जान लगाने की क्या जरूरत है, लेकिन मुझे उनके इस अज्ञान पर रत्ती भर भी परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि कयामत का आना कोई वहम नहीं बल्कि एक अटल सच है। सिस्टम ने मुझे 3 ऐसी शक्तियां दी थीं जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। पहली, मैक्स लेवल डोम्सडे सर्वाइवल स्किल्स, दूसरी यूनिवर्सल पुश और तीसरी सिस्टम मॉल। मैक्स लेवल सर्वाइवल स्किल्स ने मुझे एक ऐसा सर्वगुण संपन्न इंसान बना दिया था जिसके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं था। चाहे रोजमर्रा की जिंदगी के जुगाड़ हो, पानी साफ करना हो, राशन इकट्ठा करना हो, शिकार करना हो या फिर खेती और मजबूत किलों का निर्माण करना हो, मैं हर एक चीज में पूरी तरह माहिर हो चुका था। यही वजह थी कि मेरे लाइफ की चीजें बेहद विविध, अनोखी और ज्ञान से भरी होती थीं। मेरा मानना था कि अगर मैं इन तौर तरीकों को देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं तो कयामत के वक्त लोगों के बचने की दर यकीनन बहुत बढ़ जाएगी और शायद इस विनाश का पासा ही पलट जाए। दूसरी शक्ति यूनिवर्सल पुश तो और भी कमाल की थी। यह सीधे इंटरनेट और सोशल मीडिया के सारे एल्गोरिदम की दीवारों को लांघकर हर उस शख्स के फोन की स्क्रीन पर मेरा लाइव स्ट्रीम जबरदस्ती फ्लैश कर देती थी जो उस वक्त मोबाइल स्क्रॉल कर रहा होता था। इसी जादुई रीच की वजह से मेरे लाइव के आंकड़ों में एक अभूतपूर्व उछाल आया था। मैं ट्रेंडिंग लिस्ट पर मजबूती से जम गया था और सिर्फ 3 दिनों में 50 लाख फॉलोअर्स बटोर चुका था। रही बात तीसरी शक्ति सिस्टम मॉल की, तो उसका काम इन फॉलोअर्स और लाइव में मिलने वाले गिफ्ट्स के बदले मुझे कयामत से निपटने के लिए बेहतरीन संसाधन और सामान देना था। हालांकि इसका एक्सचेंज रेट बहुत सख्त और महंगा था, लेकिन मेरे पास फॉलोअर्स से होने वाली भारी कमाई का जरिया था जिससे मैं धीरे धीरे सामान जुटा सकता था और आने वाले विनाश के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर सकता था। बस एक ही सख्त नियम का ध्यान रखना था कि कयामत का यह गहरा राज किसी भी कीमत पर दुनिया के सामने समय से पहले लीक ना हो। तभी अचानक मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए दरवाजा खोला और सामने खड़े कुरियर वाले से पार्सल लिया। उसने कहा कि मिस्टर सू, यह आपके द्वारा ऑर्डर किए गए टूल्स हैं, कृपया यहाँ साइन कर दीजिए। मैंने साइन करते हुए बड़े गंभीर लहजे में कुरियर वाले को आगाह किया कि शुक्रिया, लेकिन आजकल जरा संभल कर रहना। कुरियर वाला
वाला मेरी इस अजीब बात पर उलझन में कुछ बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। कमरे में लौटकर मैंने बड़ी सावधानी और गोपनीयता के साथ कुरियर के डिब्बे को खोला और सारे सामान को टेबल पर फैला दिया। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोटोलुइन की बोतलों पर करीने से लेबल लगे हुए थे। हालांकि बम बनाने की यह पूरी केमिकल प्रक्रिया मुझे अपनी उंगलियों पर रटी हुई थी, फिर भी मैं बेहद सतर्क था। आखिरकार यह एक बेहद खतरनाक और ऊंचे स्तर का काम था, जिसमें एक छोटी सी चूक भी सीधे मौत का कारण बन सकती थी। 3 दिनों की लाइव स्ट्रीमिंग से 50 लाख फॉलोअर्स तो मिल गए थे, लेकिन मेरा लक्ष्य इससे कहीं बड़ा था। पूरे देश को एक झटके में जगाने और हिला देने के लिए और भी धमाकेदार लाइव स्ट्रीमिंग की जरूरत थी। रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे मोटे हैक्स भले ही देखने में कूल लगते हों, लेकिन लोगों का ध्यान खींचने के लिए एक असली बम का धमाका ही सबसे कारगर साबित हो सकता था। कयामत तेजी से नजदीक आ रही थी और मेरे पास बर्बाद करने के लिए एक पल भी नहीं था। चाहे मेरे खुद के चिथड़े ही क्यों न उड़ जाएं, मुझे यह भारी जोखिम उठाना ही था। किस्मत से मेरा यह किराए का कमरा शहर से काफी दूर दराज इलाके में था और इसके चारों तरफ सिर्फ बंजर जमीन थी, इसलिए अगर कोई धमाका हो भी गया तो किसी को कानो कान खबर नहीं होने वाली थी। ऊपर से मेरा इंटरनेट अकाउंट पूरी तरह से इनक्रिप्टेड और सुरक्षित था, जिसके कारण बड़ी से बड़ी टेक प्लेटफॉर्म और पुलिस के पास भी मेरी असली पहचान या लोकेशन को ट्रैक करने का कोई रास्ता नहीं था। दोपहर के 1:45 बजने वाले थे और इंटरनेट पर दर्शकों का सब्र जवाब दे रहा था। कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी कि यह एंकर अभी तक लाइव क्यों नहीं आया। कल उसने बड़े दावे के साथ कहा था कि आज वह लाइव कैमरे पर बम बनाएगा। क्या यह बात सच है या वह महज झूठ बोल रहा था? लोग आपस में बहस कर रहे थे कि बम बनाना कितना खतरनाक है, क्या कोई आम इंसान इसे घर पर कर सकता है? तभी कुछ फॉलोअर्स ने रिप्लाई किया कि वह कोई आम इंसान नहीं है, उसकी मैक्स लेवल सर्वाइवल स्किल्स कोई हवाई बात नहीं है। वहीं कुछ लोग आशंका जता रहे थे कि मेरा भाई खुद केमिस्ट्री में PhD है, लेकिन उसकी भी अकेले बम बनाने की हिम्मत नहीं होती। ये इंटरनेट एंकर जानबूझकर आग से खेल रहा है, कहीं ऐसा न हो कि यह खुद को ही हवा में उड़ा ले। सबके सब इस लाइव स्ट्रीम के शुरू होने का पल पल इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक स्क्रीन ऑन हुई। मैंने कैमरे के सामने बैठकर जोर से आवाज लगाई कि दोस्तों, कयामत की दुनिया में ज़ॉम्बीज़ से लड़ना तो एक बुनियादी काम है, लेकिन अगर हमारे पास एक तगड़ा बम हो तो ज़ॉम्बीज़ की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वे हमारे सामने आए, उन्हें हमसे छिपकर भागना पड़ेगा। मैं जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और अपने सामने रखी खतरनाक केमिकल सामग्रियों को एक एक करके दिखाने लगा। मैंने बम बनाने की पूरी वैज्ञानिक विधि को इतनी सरलता से विस्तार से समझाना शुरू किया कि दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। कमेंट्स का एक जबरदस्त धमाका हुआ और लाइव देखने वालों की संख्या लगातार हजारों में बढ़ती चली गई। उसी वक्त हुआचेंग पुलिस स्टेशन के भीतर एक कॉलेज स्टूडेंट जैसा दिखने वाला नौजवान सिपाही अपना फोन हाथ में उठाए हुए था। उसने पास खड़े सीनियर पुलिस वाले से दबी आवाज में पूछा कि सर, इस पर तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए ना। पुलिस वाले ने अपनी हंसी को दबाया, अपना फोन निकाला और उस लाइव स्ट्रीम पर क्लिक कर दिया। वीडियो का टाइटल ही होश उड़ाने वाला था, हाथों से बम बनाना, कयामत को धूल चटाना। उस लाइव को देखते ही पुलिस वाले का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने हैरान होकर कहा कि यह लाइव स्ट्रीम तो कुछ ज्यादा ही हाई एंड नहीं है। उसका साथ ही बूढ़ा अधिकारी सन भी पास आकर स्क्रीन को घूरने लगा। उसने गंभीर होकर कहा कि इसके फॉलोअर्स और लाइव व्यूज वाकई कम नहीं है। कानूनन अवैध रूप से बम बनाना यानी 3 साल से ज्यादा की जेल की सजा। इस केस पर हमें तुरंत ध्यान देना ही होगा। लेकिन क्या पता यह महज एक पब्लिसिटी स्टंट हो? क्या आज के जमाने में सच में कोई दुनिया के अंत पर यकीन करता है? दोनों की बात यहीं आकर रुक गई और वे गहरी खामोशी में डूब गए। उधर लाइव में मैं पूरी तन्मयता से केमिकल्स के मिश्रण और कयामत के मुश्किल समय में काम आने वाली चीजों को इकट्ठा करने की बारीकियों को समझा रहा था। तभी कमेंट्स में कुछ लोग उतावले होकर लिखने लगे कि एंकर जरा जल्दी करो, इतनी बारीकी से एक एक चीज समझाने की क्या जरूरत है। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत एडवांस है, जो मंगाना हो तुरंत आ जाता है। ये पढ़ते ही मैंने कैमरे की तरफ देखा और खड़े लहजे में कहा कि चुप रहो। कयामत के उस खौफनाक माहौल में कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग जिंदा बचेगी? क्या तुम्हें लगता है कि कोई ज़ॉम्बी तुम्हारे लिए खाना डिलीवरी करने आएगा? अब तक हुआचेंग पुलिस स्टेशन के मुख्य ऑफिस में माहौल बेहद तनावपूर्ण और गंभीर हो चुका था। पुलिस चीफ शू फेंग ने जैसे ही अपने केबिन का फोन उठाया, दूसरी तरफ से शानहे यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री के मशहूर प्रोफेसर फेंग किंगशान की दहाड़ सुनाई दी। प्रोफेसर ने बेहद उत्तेजित होकर कहा कि शू फेंग, वह लड़का लाइव आकर जो बम बना रहा है वह कोई खिलौना नहीं बल्कि बिल्कुल असली है। जल्दी से किसी भी तरह उस बंदे को ढूंढकर मेरे पास लाओ, वह केमिस्ट्री का एक अद्भुत जीनियस है। शू फेंग ने अविश्वास में अपनी भौहें मली। उनका पूरा चेहरा हैरानी से भर गया। उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी नहीं सोचा था कि एक इतना प्रतिष्ठित और बूढ़ा प्रोफेसर उस इंटरनेट एंकर के लिए इस कदर पागल हो जाएगा जिसने अभी तक बम का पूरा धमाका किया भी नहीं था। इसी बीच हुआचेंग पुलिस
पुलिस की साइबर सेल की तरफ से एक इमरजेंसी रिपोर्ट भी चीफ की टेबल पर आ गई और उस वक्त मैं अपने कमरे में कैमरे के सामने बैठा लगातार स्क्रीन को घूर रहा था। कमेंट्स में लोग मुझ पर शक कर रहे थे कि एंकर, तुम्हें ये सब तामझाम करते हुए लगभग 1 घंटा होने वाला है, क्या तुम सचमुच इसे बना भी पाओगे या सिर्फ बातें बना रहे हो? मैं बिना किसी घबराहट के बड़े आराम से बम के आखिरी स्क्रू को टाइट कर रहा था। सिर्फ 1 घंटा बीता था और मेरे लाइव रूम में लाइव देखने वालों की संख्या 50,000 के आंकड़े को पार कर गई थी और मेरे कुल फॉलोअर्स की संख्या खौफनाक रफ्तार से बढ़कर 60 लाख तक पहुंच चुकी थी। किसने सोचा था कि दोपहर के ठीक 3 बजे इंटरनेट पर ऐसा भूचाल आ जाएगा? इसके बाद मैंने एक गहरी सांस ली और अपने दर्शकों से कहा कि दोस्तों, इस कंपाउंड रिएक्शन यानी रसायन की अंतिम प्रतिक्रिया के लिए हमें बस आधा घंटा और इंतजार करना होगा। आप लोग बिल्कुल उतावले मत होइए। इस खाली समय में मैं आपको बताता हूँ कि कयामत के मैदान में इस बम का सही इस्तेमाल कैसे करना है। इसके बाद मैंने कैमरे के सामने बड़े ही रोमांचक और आक्रामक अंदाज में समझाना शुरू किया कि कैसे मोर्चे की लड़ाई लड़नी है और ज़ॉम्बीज़ की खौफनाक भीड़ को चीरते हुए अपने लिए सुरक्षित रास्ता बनाना है। कमेंट्स में तुरंत एक उबाल आ गया। कोई मेरी शानदार बोलने की कला की तारीफ कर रहा था तो किसी को लगा कि मैं इतनी बारीकी से सब समझा रहा हूँ कि यह सोचकर ही उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हालांकि मेरा दिल अंदर से और ज्यादा हताश और गंभीर हो रहा था। मेरा असली लक्ष्य इस देश के लगभग 2 अरब लोगों की जान बचाना था और मैं जानता था कि सिर्फ हवाई बातों के दम पर इस दूर दिखने वाली कयामत पर कोई भी आसानी से भरोसा नहीं करने वाला था। इसी दौरान हुआचिंग पुलिस स्टेशन की पूरी टीम पूरी तरह हरकत में आ चुकी थी। चीफ शू फेंग ने कड़े लहजे में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से जांच की प्रोग्रेस पूछी तो डिपार्टमेंट के हेड ने एक लाचार चेहरा बनाकर कहा कि सर, हमारे सबसे बेहतरीन सरकारी टेक एक्सपर्ट्स भी उस लड़के के अकाउंट को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। वह इंटरनेट की दुनिया में जैसे हवा से प्रकट हुआ था और उसकी इस लाइव स्ट्रीम को किसी भी तरह ब्लॉक या बैन नहीं किया जा पा रहा है। इसके तुरंत बाद पुलिस ने मेरी पूरी कुंडली खंगाल डाली। सुयू, उम्र 23 साल, पुरुष, अनाथ, हाल ही में कॉलेज पास आउट, एंकर बने हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं और न ही कभी देश के खिलाफ कोई भड़काऊ बात की थी। पुलिस वाले हैरान थे कि एक सीधा साधा गेमिंग एंकर जिसका पूरा बैकग्राउंड एक कोरे कागज जैसा साफ था, वह भला अपने हाथों से इतना सटीक बम बनाना कैसे जान सकता था। पुराने और सीनियर अधिकारी ली मुगांग ने सुझाव दिया कि हमें अभी इस लड़के पर और नजर रखनी चाहिए, लेकिन अगले ही पल पुलिस स्टेशन की बड़ी स्क्रीन पर दिख रहे नजारे ने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने देखा कि मैं लाइव कैमरे पर बम के बाहरी खोखे और बारूद को एक साथ असेंबल करने लगा था। साफ था कि मैं अब एक असली धमाका करने की पूरी तैयारी में था। चीफ शू फेंग गुस्से से लाल हो गए और चिल्लाए कि गुस्ताखी, ये बेहद गुस्ताखी है। उन्होंने मौके पर ही मेरी लोकेशन को किसी भी तरह लॉक करने का सख्त आदेश दिया ताकि मुझे हर हाल में सलाखों के पीछे डाला जा सके। इसी नाजुक मोड़ पर मेरे दिमाग में अचानक सिस्टम की एक तीखी और डिजिटल चेतावनी गूंजी। चेतावनी, पुलिस आपकी लोकेशन ट्रेस कर रही है। कमेंट्स में लगातार मुझे डरपोक और फर्जी कहकर चिढ़ाने वाले मैसेजों को देखकर मैंने बेबसी से एक ठंडी हंसी मुस्कुराई। मैं दिल में अच्छी तरह जानता था कि अगर आज मैंने यह बम सबके सामने नहीं उड़ाया तो कयामत की इस कड़वी सच्चाई पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। जैसे ही लाइव रूम में लोगों की संख्या 60,000 के पार पहुंची, मैंने बिना एक पल गंवाए सिस्टम मॉल में जाकर अपने 10 पॉइंट्स खर्च किए और तुरंत एक लोकेशन ब्लॉकर एक्सचेंज कर लिया। अगले ही पल हुआचिंग पुलिस स्टेशन के भीतर चीफ शू फेंक के जोर से टेबल ठोकने की चिल्लाहट गूंजी, क्योंकि साइबर सेल मेरी लोकेशन ट्रैक करने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी थी। उस वक्त मैंने सीधे एक मजबूत ब्लास्ट शील्ड उठाई और मेरे हाथ का लाइटर सीधे बम के फ्यूज पर जाकर टिक गया। पुलिस स्टेशन में स्क्रीन को एक तक घूर रहे अधिकारी चिल्ला उठे कि यह लड़का पूरी तरह पागल हो गया है, इसने इस धमाके के लिए कोई बम निरोधक सूट तक नहीं पहना है। उनकी बात अभी खत्म ही हुई थी कि एक भयंकर और कान फाड़ देने वाले धमाके की आवाज हुई। मेरा पूरा लाइव रूम तुरंत सफेद धुएं के एक गहरे गुब्बार में खो गया। कमेंट्स पागलों की तरह स्क्रॉल होने। इस खौफनाक वारदात को बीते अभी 1 घंटा ही हुआ था कि टिकटॉक पर एक नया ट्रेंडिंग टॉपिक आया जिसने मेरे बम वाले धमाके के वीडियो को भी पीछे छोड़ दिया। लिंगनान की कॉलेज क्वीन की लाइब्रेरी के पास दर्दनाक मौत। लेकिन मैं उस समय बड़े आराम से उसी लाइब्रेरी के एक कोने में बैठकर शांति से किताब पढ़ रहा था, जैसे मेरा इस पूरे कांड से कोई लेना देना ही न हो। कयामत की उस खौफनाक दुनिया में अनगिनत ज़ॉम्बीज़ और आपदा जीवों को मारने के बाद किसी एक धोखेबाज इंसान को ठिकाने लगाना मेरे लिए एक चींटी मरोड़ने जैसा था। कयामत में सिर्फ ज़ॉम्बीज़ से ही नहीं बल्कि इंसानों के भीतर छिपे इस घिनौने दिल से भी बचना बहुत जरूरी होता है। इसी बीच एक अनजान औरत अचानक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने झटके से अपना सिर उठाया तो सामने छोटे बालों वाली एक बेहद गंभीर लड़की खड़ी थी। मैंने पूछा कि तुम कौन हो? उसने बिना किसी औपचारिकता के मेरे ठीक सामने वाली सीट पर बैठते हुए कहा कि जियांग झिंग, और फिर उसने झुककर धीरे से कहा कि तुम्हारे खाने के बैग में वो पर्ची मैंने ही डाली थी। ये सुनते ही मेरी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या यह लड़की भी मेरी तरह कयामत की दुनिया
दुनिया से पुनर्जन्म लेकर वापस आई थी। इसी नाजुक और तनावपूर्ण घड़ी में पुलिस वालों की एक बड़ी टीम सीधे लाइब्रेरी के मुख्य दरवाजे से अंदर घुस आई। चीफ शू फेंक की भारी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी कि देवियों और सज्जनों, अभी अभी यहाँ एक मर्डर हुआ है। आप सबको जांच में सहयोग करना होगा। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। आसपास के लोग डरे हुए चेहरों के साथ कानाफूसी करने लगे कि कौन सा मर्डर? क्या तुमने टिकटॉक नहीं देखा? अभी अभी बाहर एक बहुत बड़ा कांड हुआ है। लेकिन मैंने तुरंत अपना सिर गहराई से नीचे झुका लिया। यह समय जियांग जिंग की असली पहचान की जांच करने का बिल्कुल नहीं था। हाथों से बम बनाने के मामले में पुलिस पहले से ही चारों तरफ जाल बिछाकर मुझ पर नजर गड़ाए बैठी थी। चाहे वे इस मर्डर केस को अभी क्रैक कर पाए या नहीं, लेकिन अगर उन्होंने इस भीड़ में मेरा यह चेहरा पहचान लिया तो मुझे पक्का जेल की हवा खानी पड़ेगी और मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। जियांग जिंग ने पूरी गंभीरता से मुझे घूरते हुए कहा कि इंटरनेट पर तो बड़े ज्ञान की बातें करते हो एंकर, अब खुद ही उस ज्ञान के चक्रव्यूह में फंसने वाले हो। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की एक साफ और डिजिटल घंटी बजी। चेतावनी, पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की 90% संभावना डिटेक्ट की गई है। कृपया चुने कि क्या आप 50 पॉइंट्स खर्च करके तुरंत अपनी लोकेशन बदलना चाहते हैं। मैंने मन ही मन एक ठंडी हंसी हंसी। मैं तो ऊपर वाले का चुना हुआ वो मसीहा हूँ जिसके कंधों पर आने वाले समय में पूरे देश को बचाने की जिम्मेदारी है। मैंने तुरंत कमांड दी कि ट्रांसपोर्ट की पुष्टि करें और पल भर में मेरा पूरा शरीर उस जगह से हवा की तरह गायब हो गया और मैं सीधे अपने सुरक्षित कमरे में पहुंच गया। पीछे छूटी जियांग जिंग ने उस खाली सीट को देखा और उसकी आंखों में एक गहरी और रहस्यमयी चमक कौंधी। उसने धीरे से कहा कि दिलचस्प है। इसी दौरान चीफ शू फेंक ने पूरी लाइब्रेरी को अपने कंट्रोल में ले लिया था। तभी उनका एक सिपाही तेजी से दौड़ता हुआ मेरी पुरानी सीट की तरफ लपका और चिल्लाया कि चीफ, मैंने अभी अभी उस लाइव वाले लड़के को ठीक यहीं बैठे देखा था। लेकिन जब शू फेंक वहां पहुंचे तो उस सीट पर मेरे बजाय सिर्फ जियांग जिंग शांत बैठी हुई थी। शू फेंक ने गुस्से में एक ठंडी हुंकार भरी और अपने सिपाही पर चिल्लाए कि मुझे लगता है कि उस एंकर का लाइव स्ट्रीम देख देख कर तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है। उन्होंने तुरंत लाइब्रेरी में मौजूद सभी लोगों का ब्लड टेस्ट करने और उनके बैग्स की सघन तलाशी लेने का सख्त आदेश दे दिया। तभी यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री के प्रोफेसर फेंग किंगशान हड़बड़ाते और हांफते हुए अंदर आए। उन्होंने आते ही कहा कि शू फेंग, मुझे असली सच्चाई पता चल गई है। वह लड़का केमिस्ट्री का कोई आम स्टूडेंट बिल्कुल नहीं है। जो बंदा बिना किसी लैब के अपने हाथों से इतना सटीक बम बना सकता है वह यकीनन एक पैदाइशी जीनियस है। शू फेंग पूरी तरह हैरान थे। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर, आप अचानक इस मर्डर सीन पर कैसे आ गए? मैं अभी एक बहुत ही जघन्य मर्डर केस की जांच कर रहा हूँ। ये एंकर वाली बात हम बाद में पुलिस स्टेशन चलकर करेंगे। प्रोफेसर फेंग किंगशान तो टैलेंट के सच्चे कदरदान थे। उनका पूरा दिमाग मुझे किसी भी तरह ढूंढकर अपना शागिर्द बनाने में लगा था। जब उन्हें पता चला कि पास में ही कॉलेज क्वीन का मर्डर हुआ है तो वे सिर्फ एक लाचार सांस लेकर रह गए और उन्होंने शू फेंग को सख्त हिदायत दी कि जैसे ही वह लड़का तुम्हें मिले मुझे तुरंत खबर दी जाए। जब बाहर पूरी यूनिवर्सिटी और शहर में हड़कंप मचा था, मैं अपने कमरे में आराम से बैठकर इस पूरे रहस्य के सुरागों को सुलझाने में जुटा था। मैंने एक सफेद कागज निकाला और उस पर सारे किरदारों का एक चार्ट बनाया और सबसे ऊपर जियांग जिंग के नाम पर एक गहरा गोला बना दिया। कयामत की दुनिया की अपनी पुरानी यादों को खंगालते हुए मुझे पूरा यकीन था कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में इस औरत को पहले कभी नहीं देखा था। फिर एक बिल्कुल अनजान औरत न सिर्फ मुझे इतनी अच्छी तरह जानती थी बल्कि यह भी जानती थी कि मैं एक पुनर्जन्मी हूँ। यह बात बेहद संदेहास्पद और खतरनाक थी। मैंने बिना देर किए एक बार फिर अपना लाइव रूम चालू कर दिया और कैमरे के सामने आकर मुस्कुराते हुए कहा कि नमस्कार मेरे प्यारे परिवार वालों, हम फिर से मिल रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से मेरे काफी पॉइंट्स खर्च हो चुके थे, इसलिए अब इंटरनेट पर हाइप को वापस ऊपर ले जाना बहुत जरूरी था। बस कुछ ही मिनटों में लाइव रूम में हजारों लोग जुड़ गए और कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लोग लिख रहे थे कि एंकर ने तो कहा था कि वह महीने में सिर्फ 2 बार लाइव आएगा, फिर अगले ही दिन दोबारा लाइव कैसे आ गया? आज एंकर हमें कौन सा ढाकड़ हुनर सिखाने वाला है? क्या तुम इतने बेखौफ हो कि तुम्हें सच में पुलिस का कोई डर नहीं है? स्क्रीन पर तैरते इन मैसेजों को देखकर मैंने एक बेहद चमकदार मुस्कान बिखेरी और कहा कि मेरे प्यारे परिवार वालों, मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जिस दिन मैं पुलिस के हत्थे चढ़ूंगा उस दिन कयामत पहले ही इस धरती पर दस्तक दे चुकी होगी और एक बार जब कयामत आ गई तो फिर इस कानून और व्यवस्था का क्या वजूद रह जाएगा? हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारेगा। मेरी इन बातों को सुनकर कुछ फॉलोअर्स ने कमेंट किया कि एंकर कमाल का है। इसकी बातें सुनकर तो अब मुझे भी लगने लगा है कि कयामत सच में आने वाली है। तो कुछ ने पूछा कि इतनी भूमिका बांधने के बाद ये तो बताओ कि वह कयामत आखिर किस तारीख को आएगी? लाइव रूम में लोगों की संख्या पल भर में 30,000 को पार कर गई। मैंने सर्वाइवल गाइड वाले फालतू कमेंट्स को पूरी तरह अनदेखा कर दिया और सबके सामने कयामत का असली और खौफनाक चेहरा बेनकाब करने का फैसला किया। मैंने गंभीर होकर कहा कि कयामत आने के बाद इस धरती पर दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री होगा और रात होते ही यह सीधे -30 डिग्री से भी नीचे चला जाएगा। इन शब्दों ने कमेंट्स बॉक्स में एक पागलपन पैदा कर दिया। अनगिनत
अनगिनत लोग मुझे झूठा, पागल और अफवाह फैलाने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाने लगे, लेकिन मुझे उनकी इस नासमझी की कोई परवाह नहीं थी। मैंने इसके तुरंत बाद स्क्रीन पर एक और बड़ा सवाल दाग दिया कि दोस्तों, पिछले लाइव में मैंने जिस खौफनाक ज़ॉम्बी वायरस का जिक्र किया था, क्या आप जानते हैं कि वह असल में आता कहां से है? मैंने जानबूझकर एक छोटा सा ठहराव लिया और अपने दोनों हाथ टेबल पर टिकाकर कैमरे के बिल्कुल करीब आ गया। मैंने कहा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन इसका जवाब हम सबके बेहद करीब छिपा है। इस समय देश की एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा की एक नई दवा बना रही है, और जैसे ही वह बाजार में आएगी, लोग उसे खरीदने के लिए टूट पड़ेंगे। मैंने अपनी बात को यहीं रोक दिया, क्योंकि समझदार के लिए इशारा ही काफी था। उस सरकारी दवा को खाना ही असल में ज़ॉम्बी बनने की पहली शुरुआत थी। इस समय मेरे लाइव रूम में दर्शकों की संख्या बढ़कर 70,000 हो चुकी थी। इसी के साथ लाइब्रेरी में मौजूद चीफ शू फेंक का चेहरा गुस्से से पूरी तरह काला पड़ चुका था। उनके सिपाही ने हड़बड़ाते हुए रिपोर्ट दी कि सर, वह लड़का फिर से लाइव आकर देश में भयंकर अफवाहें फैला रहा है। शू फेंक ने तमतमाकर तुरंत अपने फोन पर मेरा लाइव रूम खोला, लेकिन ठीक इसी नाजुक मोड पर मैंने कैमरे के सामने एक और भी काला सच उजागर कर दिया। मैंने कहा कि इस फार्मास्यूटिकल ग्रुप के पीछे कुछ स्थानीय और बेहद रसूखदार बड़े लोग हैं। वे हर साल अपनी इस काली और भारी कमाई का 30% हिस्सा सीधे ऊपर बैठे बड़े अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। ये सनसनीखेज बात बाहर आते ही पूरा लाइव रूम पूरी तरह पागल हो गया। नेटिजन्स ने कमेंट्स की झड़ी लगा दी, यहाँ तक कि कुछ लोग डर के मारे कहने लगे कि एंकर, तुम बिना सबूत के बहुत बड़े और झूठे आरोप लगा रहे हो। स्क्रीन के सामने बैठे चीफ शू फेंक का खून खौल उठा। उन्होंने मौके पर ही वायरलेस पर अपने आदमियों को चिल्लाते हुए हुक्म दिया कि चाहे जो हो जाए, इस लड़के की लोकेशन का अभी के अभी पता लगाओ। हालांकि ये सब पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में था। मैंने कैमरे की तरफ देखा और अपनी बात का रुख बदलते हुए कहा कि चिंता मत कीजिए, सबूत मैं धीरे धीरे ढूंढ निकालूंगा। वैसे जियांगजिंग, मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी इस वक्त मेरा यह लाइव देख रही हो। मौका मिले तो कभी आमने सामने मिलते हैं। कमेंट्स में लोग मजाक उड़ाने लगे कि एंकर लाइव के जरिए अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है, जिसे पूरी तरह अनदेखा करते हुए मैंने अपनी आखिरी लाइन बोली, अगली बार देसी बंदूक यानी तमंचा बनाना सिखाऊंगा, और सीधे स्क्रीन बंद कर दी। बस कुछ ही मिनटों के इस छोटे से लाइव ने सीधे टिकटॉक की ग्लोबल ट्रेंडिंग लिस्ट में जगह बना ली, और पूरे 1 मिलियन के इस भारी व्यूज ने मेरे खाते में तुरंत 100 पॉइंट्स और जोड़ दिए। लाइव खत्म होते ही प्रोफेसर फेंग किंगशान ने मुझे फिर से एक पर्सनल मैसेज भेजा। उन्होंने खुद को केमिस्ट्री का हेड बताते हुए कहा कि वे अपने ऊंचे रसूख से पुलिस केस में मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी पहचान जाहिर करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने उनके मैसेज को सीधे इग्नोर कर दिया। कौन जानता था कि अगले ही पल उनका एक ऐसा रिप्लाई आएगा जिसने मेरी आंखों को पूरी तरह से चौंका दिया। प्रोफेसर ने लिखा था, सुयू, मैं जियांगजिंग को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वह मेरी ही स्टूडेंट है, और जियांगजिंग इत्तेफाक से इस वक्त हुआचेंग शहर में ही मौजूद है। दुनिया में भला ऐसा खतरनाक इत्तेफाक कैसे हो सकता था? इस हकीकत का पता लगाने के लिए मैंने तुरंत अपना रिप्लाई टाइप करना शुरू किया। जिस वक्त मैंने प्रोफेसर को रिप्लाई भेजा, उस समय हुआचेंग पुलिस स्टेशन पूरी तरह से उथल पुथल हो चुका था। चीफ शू फेंक ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बिजली की रफ्तार से ऑफलाइन हो जाऊंगा। वे गुस्से में टेबल पीट पीट कर अपनी बेबसी पर चिल्ला रहे थे। उन्हें और ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि उनकी स्पेशल साइबर टीम न सिर्फ मेरी लोकेशन ढूंढने में नाकाम रही थी, बल्कि उस लाइब्रेरी के मर्डर केस के सीसीटीवी फुटेज से भी मेरा कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। उनके आदमियों के पास अब जियांगजिंग के नाम को ट्रैक करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन के कुछ सिपाहियों को अब अंदर ही अंदर ये गहरा शक होने लगा था कि कयामत की जो बात मैं लाइव में इतनी शिद्दत से कह रहा हूँ, वह कहीं 100% सच तो नहीं है। शू फेंक ने अपने दिल के इस डर और शक को दबाया और पूरी टीम को ओवरटाइम करने का सख्त आदेश दिया। तभी अचानक उनके टेबल पर रखा फोन जोर से बज उठा। शू फेंक ने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरी तरफ से प्रोफेसर फेंक किंगशान की एक भारी और कड़क आवाज आई, जिसने इस पूरी कहानी में एक बिल्कुल नया, अनपेक्षित और हैरान कर देने वाला मोड़ ला दिया। प्रोफेसर ने कहा, शू फेंक, मैंने सुयू से मिलने का टाइम और जगह पूरी तरह फिक्स कर ली है।